सहारनपुर से, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व एमएलए माविया अली के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। बार बार वारंट जारी होने के बावजूद भी वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद कुर्की का ये नोटिस जारी किया गया है। पेश ना होने पर कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किया। पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। साल 2017 के फरवरी में ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए फोन लाइन पर। नीलेश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल सहारनपुर के पूर्व विधायक माविया अली के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया। अदालत ने गैर जमानती वारंट इससे पहले जारी किया था। पूर्व विधायक माविया अली पर अब जो है कोर्ट की तरफ से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बार बार वारंट जारी होने के बाद भी जब माविया अली, जो कि पूर्व विधायक है, कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो है कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। फरवरी 2017 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का केस बनाया गया था। उसके बाद से लगातार वारंट जारी होते रहे, लेकिन माविया अली कोर्ट में पेश नहीं हुए। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद ये कुर्की का आदेश जारी किया गया है। कहीं ना कहीं अब जो पूर्व विधायक माविया अली हैं, इनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और कुर्की का आदेश जारी किया गया है। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पूर्व एमएलए माविया अली के खिलाफ कुर्की का ये नोटिस जारी किया गया। दरअसल आपको बता दें कि बार बार वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद में पेश ना होने पर कुर्की का ये नोटिस जारी किया गया है और गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामला सामने आया था और इसमें आरोपी आफ्ताब पूनावाला की कोर्ट में पेश हुई। दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी। हिरासत बढ़ाने की मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। आफ्ताब पूनावाला अपने बयान लगातार बदल रहा है और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है आफ्ताब। दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट की जरूरत है और शव के अब तक बरामद 13 हिस्सों के डीएनए की भी जांच की जाएगी। श्रद्धा के पिता के सैंपल से डीएनए की जांच की जाएगी। श्रद्धा के पिता के रक्त के नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं। तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी आफ्ताब को। दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट की मांग करेगी। शव के अब तक 13 हिस्से जो बरामद किए गए हैं, उनकी भी फोरेंसिक जांच की जाएगी और श्रद्धा के पिता के सैंपल से डीएनए की जांच मिलाई जाएगी। श्रद्धा के पिता के रक्त के नमूने भी लिए गए हैं और उनसे भी मिलान किया जाएगा। फोरेंसिक टीम ये मिलान करेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी आफ्ताब पूनावाला की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में पेश करेगी आरोपी आफ्ताब को। हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी दिल्ली पुलिस। तो आपको बता दें कि आफ्ताब पूनावाला अपने बयान जो है वो लगातार बदल रहा है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आफ्ताब जांच में भी सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार अपने बयानों को बदल रहा है, जिसके वजह से अब दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। शव के अब तक बरामद हुए 13 हिस्सों की भी डीएनए जांच की जाएगी। श्रद्धा के पिता के सैंपल से डीएनए जांच की जाएगी। और अगली खबर रायबरेली से, जहां पर कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयां मिली हैं। सरकारी दवाएं मिलने से हड़कंप मच गया है। सीएचसी बछरावा की ये दवाएं बताई जा रही हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी दवाएं मिलने से हड़कंप मच गया है। ये दवाइयां देखिए, वीडियो भी इस वक्त सामने आया। ये तमाम सरकारी दवाएं जो कि किसी मरीज के काम आनी थी, लेकिन ये सभी दवाएं कूड़े के ढेर में मिली हैं, जिसके बाद में तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही से ये दवाएं मरीजों तक ना पहुंच करके कूड़े के ढेर में पहुंची हैं। सरकारी दवाओं का जो कूड़े में मिली हैं, उसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है और ये वही वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। सीएचसी बछरावा की ये दवाइयां बताई जा रही है कूड़े के ढेर में जो ये सरकारी दवाएं मिली हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता असद खान इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असद, देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब
सरकारी दवाइयां कूड़े के ढेर में मिली हो। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले और जगह से आ चुके हैं सामने, लेकिन उसके बाद अब जो ये मामला सामने आया, इस पर क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है और लगातार डिप्टी सीएम के 2 दौरे हो चुके हैं, सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। जिला अधिकारी जो है माला श्रीवास्तव, वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर इस समय काफी सतर्क हैं, चूंकि डेंगू और जो वायरल के जो फीवर के जो मरीज निकलते हुए सामने आ रहे हैं उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा और मैं श्रेय भी देना चाहूंगा इस खबर का अपने कैमरामैन जो हमारे वसीम खान है, जो वहां से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने बारीकी से खबर को निकाला है। और कहीं ना कहीं ये खबर जब प्रकाश में आई है, वीडियो वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी लचर कार्य व्यवस्था से अभी भी सुधर नहीं रहा है। कार्रवाई की जरूरत है और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और जो ये दवाएं जो मिली है ये एक्सपायरी नहीं है, आयरन की दवाएं हैं, पैरासीटामॉल है, बुखार की दवाएं हैं। तो ये दवाएं जो वहां पर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है मरीजों को, लेकिन कूड़े के ढेर में जरूर मिल रही है। बछनावा थाना क्षेत्र के रजबहा में ये बड़ी मात्रा में दवाएं मिली है। फिलहाल अभी स्वास्थ्य का कोई भी अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जांच का झुंझुना जरूर थमा रहा है कि जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई मामले निकले, उस पर भी लेपापोती का काम किया गया, कार्रवाई नहीं की गई। जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है असद, इस पूरे मामले में अधिकारी, ऑब्वियस सी बात है कि अधिकारी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आएंगे क्योंकि लापरवाही है इसमें और जांच का ढिंढोरा ही पीटेंगे। लेकिन जांच आखिर कब तक होगी? और खास बात ये जो मेन बात है कि जिन दवाइयों को मरीजों तक पहुंचना था वो दवाइयां आखिर कूड़े के ढेर में कर क्या रही हैं? किस व्यक्ति ने इन दवाइयों को अस्पताल से निकाल करके कूड़े के ढेर में पहुंचाया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, जब अधिकारियों से बात करनी चाहते हैं तो वो कैमरा फेस नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई कब की जाएगी? इससे पहले जो मामले निकले हैं उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, फाइलें धूल चाट रही हैं। और जो नया मामला सामने आ रहा है, जबकि इस तरह से गंभीर बीमारियां जो पैर फंसा रही हैं, उसके बाद ऐसी दवाएं जो उपयोग में आनी चाहिए, जो एक्सपायरी नहीं है, वो कूड़े के ढेर में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं से शर्मनाक स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूर है। बिल्कुल, वाकई शर्मनाक है क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दौरे करते हैं और जहां पर भी इस तरीके की लापरवाही पाई जाती है वहां पर सीधे निर्देश देते हैं कि लापरवाही को खत्म कीजिए, और जो लोग लापरवाह पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई वो करते हैं। उसके बावजूद भी ये रवैया देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए लगातार आज भी ब्रजेश पाठक कई प्रदेशों पर हैं और वहां पर औचक निरीक्षण भी करेंगे, लेकिन इसका डर स्वास्थ्य विभाग को नहीं है। बेलगाम हो चुकी है स्वास्थ्य व्यवस्था रायबरेली की, कहीं ना कहीं से पटरी से बेपटरी हो चुकी है। कार्रवाई की जरूरत है और कार्रवाई होगी तभी लोग सचेतेंगे और इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। फिलहाल न्यूज वन इंडिया ने इसको प्रमुखता से दिखाया है, तो असर होना संभावित है। और अब देखना यह होगा कि असर कितनी देर में होता है और कितना हरकत में आते हैं अधिकारी, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया असद तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो वाकई न्यूज़ वन इंडिया क्योंकि जब भी कोई भी खबर दिखाता है तो पूरी प्रमुखता के साथ उस खबर को दिखाया जाता है और अब देखना होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद में कब इस पर कार्रवाई की जाती है। जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो लापरवाह कर्मचारी हैं, जिन्होंने इन दवाइयों को अस्पताल से निकाल करके और कूड़े के ढेर तक पहुंचाया, उन लापरवाह लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी ये वाकई देखना होगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं देहरादून से, जहां पर पूर्व सीएम तीरथ और त्रिवेंद्र के बयानों से बीजेपी कहीं ना कहीं असहज हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। महेंद्र भट्ट ने प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से मुलाकात की है। कोई आपत्ति है तो पार्टी फोरम पर रखें अपनी बात, ऐसा कहना है महेंद्र भट्ट का। तो महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, सार्वजनिक नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व सीएम तीरथ और त्रिवेंद्र के बयानों से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पूरी तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात की है। महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की है।
महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर कोई आपत्ति है तो पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखें। तो देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महेंद्र भट्ट ने प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से भी मुलाकात की है। और महेंद्र भट्ट का कहना है कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, कोई भी परेशानी। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयानों से बीजेपी असहज इस वक्त हो रही है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए फोनलाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि महेंद्र भट्ट ने सीधा कह दिया है कि अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखे। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लगातार बयानबाजी जारी है, अंकिता केस हो, स्मार्ट सिटी का काम हो या अन्य प्रकार से उनके बयान हो, उससे सरकार असहज है। अभी 2 दिनों पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि उत्तर प्रदेश से अधिक कमीशनखोरी उत्तराखंड में है और रूलिंग पार्टी भी भाजपा की है और भाजपा के नेता भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये असहज करने वाली स्थिति है। लिहाजा हमारी जानकारी ये है कि कल महेंद्र भट्ट ने अपने दिल्ली दौरे में पार्टी के बड़े नेताओं से इस बाबत शिकायत की है, आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने खुलकर कहा है कि किसी को समस्या है, कोई शिकायत है तो पार्टी फोरम पे रखे, मीडिया में या खुले मंच से इस प्रकार के बयान न दे तो बेहतर होगा। पार्टी में नया संगठन बना है, महेंद्र भट्ट नए अध्यक्ष है, नए जिला अध्यक्ष आए हैं, अगले साल चुनाव की तैयारी है, निकाय और फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी है जी। तो निश्चित तौर पर पार्टी असहज है, लिहाजा महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में आपत्ति दर्ज कराई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करते हैं देहरादून का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। जितनी मीटिंगों में जाता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय साइंस की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। औरैया से जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों युवक फोटोग्राफी का काम करते थे। बिधुना कोतवाली क्षेत्र के चिरकुआ पुलिया के पास ये घटना हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक फोटोग्राफी का काम करते थे। परिवार में कोहराम मचा है। दोनों युवकों की मौत के बाद बिधुना कोतवाली क्षेत्र के चिरकुआ पुलिया के पास की ये पूरे हादसा आपको बता रहे हैं। तो औरैया में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं औरैया से, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों युवक फोटोग्राफी का काम करते थे और बिधुना कोतवाली क्षेत्र के चिरकुआ पुलिया के पास ये घटना हुई है। तो औरैया की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मच गया है। दोनों लोगों की मौत की वजह से अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। और चलिए 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और सत्र के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी जारी हो सकता है। अनुपूरक बजट में कई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन को 8 जनवरी से पहले करवाना है निकाय चुनाव।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट जारी किया जा सकता है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस अनुपूरक बजट में कई योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को दरअसल 8 जनवरी से पहले ही निकाय चुनाव करवाना है उत्तर प्रदेश के अंदर। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी जुड़ गए हमारे संवाददाता। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, यूपी विधानसभा का सत्र 5 दिसंबर से शुरू होना है, क्योंकि शीतकालीन सत्र है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है, उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी लेकर आ रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, जो विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, उनको ज्यादा पैसा देने की कोशिश होगी। साथ ही साथ कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर चलवा रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें किसी तरीके के पैसे की कोई कमी न होने पाए, उसको लेकर अनुपूरक बजट भी इस विधानसभा सत्र में आएगा। हालांकि निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि विधानसभा सत्र की समाप्ति के साथ ही यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी होगी। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी जोरों पे हैं, जहां एक तरफ परसीमन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, वहीं चूंकि 5 दिसंबर से विधानसभा का सत्र भी होना है और ये सत्र संभवतः 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों के सत्र की तैयारियां उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से की जा रही हैं और निश्चित है कि कहीं न कहीं इस सत्र के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनके मद में पैसा देने की कोशिश होगी, जो बहुत सारे विपक्षियों के सवाल हैं उनके जवाब देने की भी कोशिश होगी और उसके बाद ही तुरंत निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इस बार जानकारी मिल रही है कि अनुपूरक बजट भी जारी किया जा सकता है इस बार सत्र में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से चला रही है, जिसमें अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें या डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, उत्तर प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, साथ ही साथ अयोध्या और मथुरा और जो काशी जैसे विभिन्न जो पौराणिक स्थल हैं वहां पर जो विभिन्न प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में कहीं भी कोई धन की कमी न होने पाए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी ला रही है और कोशिश होगी इस अनुपूरक बजट के जरिए उन जो परियोजनाओं को, उन योजनाओं को पैसा देने की, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कोई भी जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो पैसे की कमी से न रुकने पाए, तेजी के साथ उसका काम पूरा किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव के साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से तैयार रहे और विपक्ष के सवालों को खत्म किया जा सके। यही रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और यही एक वजह है कि इस शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी लेकर आ रही है। जी, चलिए, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं मैनपुरी दौरे पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन से ये सीट खाली हुई है, इसलिए मैनपुरी की जनता की चाहत है कि मैनपुरी के लोगों ने जब जिंदगी में नेताजी को सम्मान किया है, आज उनके निधन पर उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव को जिताना सही मायने में नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इस बार जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर लोग अपना आशीर्वाद डिंपल यादव को देंगे और मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। वहीं बीजेपी द्वारा शाक्य प्रत्याशी को उतारे जाने को लेकर कहा कि बीजेपी के लोग पहले भी तिगड़म करते थे और आज भी तिगड़म करते हैं। निधन से ये सीट खाली हुई है, इसलिए मैनपुरी की जनता की चाहत है कि हम मैनपुरी के लोगों ने जब जिंदगी भर सम्मान नेताजी मुलायम सिंह यादव किया है, तो आज उनके निधन पर उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव को जिताना सही मायने में मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव में जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठकर लोग अपना आशीर्वाद डिंपल यादव जी को देंगे, सांसद बनाएंगे और मुलायम सिंह यादव जी को अंतिम विदाई के रूप में श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। भाजपा ने 60 वोटरों पर एक सक्रिय कार्यकर्ता लगाया है, आपकी क्या रणनीति है? देखिए, भाजपा के लोग पहले भी ये 3 तिगड़म करते थे और आज भी अगर 3 तिगड़म कर रहे हैं तो उससे समाजवादी पार्टी से कोई असर नहीं पड़ता है।
मैनपुरी के लोग राजनीतिक हैं, मैनपुरी के लोग लोकतंत्र की परिभाषा को अच्छी तरह समझते हैं। मैनपुरी के लोग सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा ताल ठोक के खड़े हो जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी साजिश तीन तिक्रम से मैनपुरी के लोगों को अपने पाले में नहीं ले जा सकती है। और इसीलिए सही बात तो आरती। और अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर एएमयू के 2 छात्रों में क्रिकेट खेलते समय मारपीट का मामला पूरा ये सामने आया है। एक छात्र ने दूसरे छात्र के सर पर बैट से मारा है। नाजुक हालत में छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में अन्य छात्रों ने हंगामा किया। दोनों छात्र एएमयू के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। बैट मारने वाले छात्र को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पर क्रिकेट खेलते समय ये पूरा विवाद हो गया। दोनों छात्र एएमयू के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। एएमयू में देखिए, 2 स्टूडेंट साजिद और शोभित क्रिकेट खेल रहे थे नदीम तरीन में, तो आपस में इन दोनों में लड़ाई हुई। तो शोभित नाम का जो स्टूडेंट है उसने साजिद को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसके सर में फ्रैक्चर हुआ है और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। जो शोभित नाम का लड़का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे तलबाओं ने आज पूरे हिंदुस्तान को ये चीज़ दिखा दी है कि हम इस इदारे को महफूज रखने के लिए हिंदू मुसलमान की यूनिटी को एक रखते। उसी के अगेंस्ट में लड़कों ने ये गेट बंद किया है। उनकी डिमांड है कि उस लड़के के खिलाफ एक्शन हुआ। हमने एक्शन भी ले लिया है। हमने फ़ौरन जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया है। उस लड़के के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उसी के और अगली खबर हाथरस से, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बंद अस्पताल की सील खुलवाने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही है। अफसरों के काम कराने के नाम पर मोटी रकम मांगी गई है कर्मचारियों के द्वारा। सीएमओ ने आरोपी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ फिलहाल जांच बिठा दी है। सिकंदर राव कोतवाली क्षेत्र के सीएचसी का ये पूरा मामला सामने आया है और ये वीडियो भी इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। अफसरों के काम कराने के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा और सीएमओ ने फिलहाल आरोपी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ जांच बिठा दी है। आराम से खेल लो, ऐसा कुछ ना जहाँ कोई बाहर को ना है। दस और 10 पूरे हो गए तुम्हारे, ठीक है। आराम से खेल लो, ऐसा कुछ ना जहाँ कोई बाहर को ना है। दस और 10 पूरे हो गए तुम्हारे, ठीक है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाल कुआं इलाके में ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगी है। पूरे इलाके की बिजली सप्लाई को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लाल कुआं इलाके में 6 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही। आग लगने से ट्रांसफार्मर और बिजली के उपकरण जलकर खाक हो गए। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जब ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगी थी। तो इस आग की वजह से कहीं और कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए बिजली की सप्लाई को तुरंत ही बंद कर दिया गया और ये सप्लाई करीब 6 घंटे तक बंद रही। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर लोहे की बोर्ड से टकराई है एक कार। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के क्रू मेंबर की गाड़ी लोहे के बोर्ड से टकराई। हादसे में बोर्ड के पास 16 मजदूर घायल हो गया है। घायल मजदूर को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मेरे प्यार की शादी इस मूवी की शूटिंग के लिए सामान लेकर जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान कार जो है हादसे का शिकार हो गई और जो मजदूर सो रहा था वो मजदूर भी घायल हो गया। फिलहाल घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और अगली खबर एटा से, जहां एक सनसनीखेज मामला इस वक्त सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक परिवार की शादी की खुशियां पहले ही दिन गम में बदल गई। सुहागरात पर पति ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो उसके होश उड़ गए। पति ने जब अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो वो किन्नर निकली, जिसके बाद परिजनों में हंगामा मच गया। फिलहाल पीड़ित ने दुल्हन और उसके घरवालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल 10 के एजेंडे में इतना ही। नमस्कार।